हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 38, वर्कशीट नंबर 39 और वर्कशीट नंबर 40 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 37 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप गणित विषय और अंग्रेजी विषय की सभी क्लासेस आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 38 में हम क्या सीखेंगे? देखो, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, ठीक है, यानी आपको समझ के साथ दिए गए शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। आइडेंटिफाइज डिटेल्स। आइडेंटिफाइज का मतलब होता है पहचान करना या पहचानना, ठीक है। डिटेल्स का मतलब होता है विस्तृत जानकारी या विवरण, विस्तृत जानकारी या विवरण कह सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइज डिटेल्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट की मदद से जो कैरेक्टर्स यहाँ पर अलग अलग जो आपके कैरेक्टर्स का मतलब कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भैंस दिया हुआ है, यहाँ पर कुत्ता दिया गया है, तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर दिए गए हैं इनको पहचानना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको जवाब देने हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले आपको दी गई कहानी को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो कहानी क्या है। वंस देयर वाज अ पप्पी हु हैड नो होम। एक समय की बात है, एक पप्पी का मतलब होता है कुत्ते का छोटा बच्चा था, उसके पास अपना खुद का घर नहीं था। इट सो अ शेड। उसने एक शेड देखा। शेड का मतलब है जो से तिरपाल या पत्थरों से ढककर जो जगह बनाई जाती है उसे कहते हैं शेड। एंड शेड आई विल लिव इन दिस, और अपने आप से कहता है कि मैं इसके अंदर रह लूंगा। केव आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर, ठीक है, यानी वो अपने आप को कह रहा है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा, और वार्म का मतलब है कि यहाँ पर मुझे सर्दी भी नहीं लगेगा। वार्म का मतलब है यहाँ पर गर्म भी रहूंगा। आउट ऑफ द शेड कैम अ बिग बफेलो। तभी उस शेड के बाहर एक बड़ी सी क्या आ जाती है, भैंस आ जाती है। ग्रंटिंग गेट अवे फ्रॉम माय शेड, और जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि गेट अवे फ्रॉम माय शेड, मेरे शेड से यानी मेरे रहने का जो ये आश्रय स्थल है, यहाँ से बाहर निकलो। देन द पप्पी सो अ हाउस। तभी पप्पी को क्या दिखता है, एक घर दिखता है। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स। तभी उस घर की सीढ़ियों पर, स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ियां, उस घर की सीढ़ियों पर क्या करता है, वो आराम करता है। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सो द पप्पी ऑन द स्टेयर्स। तभी उस घर में रहने वाली एक छोटी बच्ची है, वो उस पप्पी को उन सीढ़ियों पर देख लेती है। शी कैम आउट विथ अ बॉल ऑफ मिल्क। तभी वो घर से बाहर एक दूध के डिब्बे के साथ, या बॉल का मतलब एक छोटा सा बर्तन है जो उसके हाथ में दिख रहा है लड़की के, उस दूध के बर्तन के साथ क्या होती है, घर से बाहर आती है, यानी छोटे से बच्चे के लिए दूध लेकर आती है। हियर्स समथिंग टू ड्रिंक, और कहती है कि इसमें तुम्हारे पीने के लिए कुछ है। प्लीज स्टे विथ मी, कृपया मेरे साथ आप ठहर जाइए। एंड बी माई फ्रेंड, और मेरे मित्र बन जाइए। कौन कह रही है, वो लड़की कह रही है उस कुत्ते के बच्चे से कि तुम यहीं पे रुक जाओ और मेरे क्या बन जाओ, मित्र बन जाओ। द पप्पी स्टेड विथ हर। जो पप्पी था वो उस लड़की के साथ वहां पर ही ठहर गया। तो ये कहानी दी हुई है। अब देखो प्रश्न क्या है, वॉट वॉज द पप्पी लुकिंग फॉर। जो पप्पी था, कुत्ते का छोटा बच्चा, वो क्या खोज रहा था या क्या देख रहा था? तो वो क्या देख रहा था, एक घर देख रहा था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। दूसरा, वेयर डिड द पप्पी गो व्हेन द बफेलो सेज्ड इट अवे। यानी जब पप्पी को उस भैंस ने वहां से भगा दिया, तो जो पप्पी था वो कहां पर गया था? तो बच्चों, वो गया था टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस, तो छोटी बच्ची के घर पर गया था। अगला, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव एट योर होम। आप कुछ जानवरों के नाम लिखिए जो आपके घर पर पाले जाते हैं, यानी आपके घर पर पाले जाने वाले कुछ जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे बच्चों, बफेलो यानी कि भैंस, फिर काऊ यानी गाय, फिर गोट यानी बकरी, फिर कैमल यानी ऊंट, फिर और क्या लिख सकते हो, सीप यानी भेड़। इसी तरह आप क्या लिख सकते हो, हॉर्स, मेयर, डॉग। ये कुछ जानवर है जो हमारे घर पर साधारणतः पाले जाते हैं। अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओवन। यानी नीचे दिए गए खाली जगह की पूर्ति करनी है अपने 3 शब्दों की मदद से। इफ आई सो अ होमलेस पप्पी, यदि मुझे एक होमलेस यानी बिना घर का पप्पी दिखाई देता है, आई वुड, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, उसे अपने घर पर लेकर आऊंगा। तो आई वुड ब्रिंग हिम एट माई होम, आई वुड ब्रिंग हिम
एट माय होम, तो मैं इसको क्या करूंगा, उठाकर मेरे घर लेके आऊंगा। यदि मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके घर नहीं है तो फिर मैं उसे उठाकर अपने घर पर लेके आऊंगा। तो आई वुड ब्रिंग हिम एट माय होम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 39, यूजेज लिंकर्स एप्रोप्रिएटली। लिंकर्स का मतलब है कि जो ये संयोजक शब्द है, संयोजक शब्द का मतलब है जो आपस में दो वाक्यों को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, जो संयोजक शब्द होते हैं वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें उचित जो संयोजक शब्द है उनकी मदद से वाक्यों को जोड़कर एक कहानी का निर्माण करना है। राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, नीचे दिए गए जो वाक्य है उनको एक उचित क्रम में जमाना है। ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, साथ ही साथ इस बॉक्स से सही शब्द का आपको चयन करना है। एंड एट इट बिफोर ईच सेंटेंस, और प्रत्येक वाक्य से पहले इनका प्रयोग करना है। रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट, साथ ही साथ जब इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो इनके बाद आपको कॉमा लगानी है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर कुछ 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें क्रम से जमाना है संयोजक शब्दों का उपयोग करते हुए। तो बच्चों देखो, सबसे पहला कथन क्या होगा कि जो गीता है वो सुबह मॉर्निंग में सबसे जल्दी उठती है। तो गीता वॉक्स अप इन द मॉर्निंग, की गीता है वो सुबह जल्दी उठ जाती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, उसके बाद बच्चों लिख देंगे कोमा, और उसके बाद ये वाक्य ऐसा का ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे सबसे पहले फर्स्ट, फिर बच्चों क्या लिखेंगे, गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला वाक्य। अब बच्चों गीता उठने के बाद दूसरा काम क्या करेगी, उठने के बाद वो अपना क्या करेगी, दंत मंजन करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, नहाने का काम करेगी। तो ये कथन आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तो हम कहेंगे बच्चों देन, उसके बाद। ठीक है, देन का मतलब होता है उसके बाद। तो जब उठ जाएगी उसके बाद वो क्या करेगी, ब्रश करेगी। देन शी ब्रशेस, ठीक है, हर टीथ, अपने दांतों को क्या करेगी, ब्रश करेगी। एंड टेक्स अ बाथ, उसके बाद क्या करेगी, वो नहाने चली जाएगी। ठीक है, टेक्स अ बाथ, उसके बाद नहाने का काम करेगी। नहाने के बाद बच्चों वो क्या करेगी, नहाने के बाद वो ब्रेकफास्ट करेगी, नाश्ता करेगी। बच्चों हम कहेंगे आफ्टर दैट, उसके बाद। आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है, उसके बाद। ये जो शब्द है मैं ऊपर जो बॉक्स है वहां से लिख रहा हूं। ठीक है, तो आफ्टर दैट, उसके बाद वो क्या करेगी, सी ईट्स ब्रेकफास्ट विथ हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ नाश्ता करेगी। तो सी ईट ब्रेकफास्ट विथ हर यंगर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद बच्चों को क्या करेगी, उसके बाद वो अपने बैग के अंदर अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से, और जो लंच बॉक्स है उनको अपने बैग के अंदर पैक करेगी। तो उसके बाद लिखेंगे बच्चों हम आफ्टर दैट, कि उसके बाद, आफ्टर दैट, फिर बच्चों कॉमा, और उसके बाद ये वाक्य पूरा ऐसा का ऐसा। तो बच्चों हम लिख देंगे इधर आफ्टर दैट, आफ्टर दैट टी पैक्स अप हर बुक, पैक्स अप हर बुक्स, नोटबुक्स एंड लंच बॉक्स, एंड लंच बॉक्स इन हर बैग। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे वाक्य। और लास्ट में क्या करेगी, वो अपने दोस्तों के साथ विद्यालय चली जाएगी। तो जो पहले नंबर का कथन था कि फाइनली, अंततः, यानी सबसे अंत में वो क्या करेगी, फिर अपने मित्रों के साथ विद्यालय चली जाएगी। तो ये कथन आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो हम लिख देंगे फाइनली सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया आपका वर्कशीट नंबर 39। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 40, फ्रेम्स क्वेश्चंस एप्रोप्रिएटली, यानी आपको प्रश्नों को उचित क्रम में जमा कर लिखना है। यानी जो आपके सामने उत्तर दिया गया है
उसकी मदद से आपको एक उचित क्रम में शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, प्रश्न बनाना है। देखो बच्चों, फ्रेम्स क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स, यानी सहायक क्रिया की मदद लेते हुए आपको दिए गए कथनों के लिए प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, देखो बच्चों, पहला जो आंसर दिया हुआ है, यस किरण इज वेरी ऑनेस्ट। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर बच्चों इज है। देखो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले बच्चों आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। और उसके बाद क्या आएगा, अदर, जो कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये होता है एक प्रश्नवाचक वाक्य का रूप। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और उसके बाद अदर यानी अन्य, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज सबसे पहले आ जाएगा। फिर कर्ता कौन है, किरण, सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, तो इज किरण। ठीक है, फिर बच्चों वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ये हो गया आपका प्रश्न। आगे प्रश्नवाचक पीछे जुड़ा हुआ है। अगला देखो, यस आई हैव पासेस क्लास 5th। तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव आ जाएगा आगे। फिर बच्चों क्या आएगा, सब्जेक्ट यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पासेस। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास 5th। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बच्चों तीसरा, यस ही हैज अ कार। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, नो आई डोंट प्ले हॉकी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के लिए यू हो जाएगा। ठीक है, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, कि क्या तुम हॉकी खेलते हो। अगला, नो माय फादर इज अ फार्मर। तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। फिर कर्ता क्या है, माय फादर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ फार्मर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नो आई लाइक आइसक्रीम। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे डू। ठीक है, फिर यू। ये देखो देखो बच्चों, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। तो डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। तो वाज, फिर सब्जेक्ट गोपाल, अ क्लेवर मैन। अगला बच्चों 8वां, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म दी हुई है लॉस्ट, और लॉस्ट सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डीड। तो डीड, फिर शालिनी। ठीक है, डीड शालिनी। फिर बच्चों यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डीड के साथ, तो बच्चों लॉस। और फिर बच्चों क्या आएगा, हर और पर्स। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, यस दे आर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। फिर कर्ता दे, फिर वेरी, और फिर बच्चों हेल्पफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, नो आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पर एम नहीं आएगा, हम जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों कि आर यू अ डॉक्टर, कि क्या तुम एक डॉक्टर हो। तो ये हो जाएगा इसके लिए प्रश्न का निर्माण। तो इस तरह बच्चों हमने आपके वर्कशीट नंबर 38, 39 और 40 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं तीनों वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।